तो स्वागत है आप सबों का हमारे एजुकेशन की इस नई दुनिया राजन अ बिलीफ में। आज के इस वीडियो में हम लोग लास्ट ईयर यानी कि वर्ष 2020 में 13 अक्टूबर के इवनिंग में हुए CHSL के एग्ज़ाम में जीएस के पूछे गए प्रश्न को डिस्कस करने वाला हूँ। और मैं आप लोगों को बता दूं कि आज से मैं अपने इस वीडियो से डिस्कशन के तरीके को बदलाव कर रहा हूँ। अब क्या बदलाव कर रहा हूँ वो बताता हूँ। होता क्या है कि जीएस में कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं, स्टैटिक जीके, जनरल स्टडीज और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो आज के इस वीडियो से मैं सबसे पहले जीएस और स्टैटिक जीके के पोर्शन को डिस्कस करूंगा, उसके बाद करंट अफेयर्स को। इसके बाद क्या होगा, यहाँ से मैं ये करना चाहता हूँ कि मैं आप लोगों को एक आइडिया देना चाहता हूँ कि आने वाले एग्जाम्स में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, चाहे वो जीएस से हो या फिर करंट अफेयर से हो। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे करंट अफेयर्स है, क्योंकि हम लोग जानते हैं एक दिन में कई घटनाएं होती हैं और एक साल 1.5 साल तक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पूछे जा रहे हैं। तो इस बात को ध्यान में रखकर सबसे पहले मैं जीएस के पोर्शन को कवर करूंगा फुल डिटेल में, और उसके बाद करंट अफेयर्स के पोर्शन को डिस्कस करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। आज का हमारा पहला प्रश्न, निम्न में से कौन सा भारतीय पर्वत एक विशालकाय पिरामिड की तरह दिखता है और इसमें एक समतल शिखर क्षेत्र और 2 शिखर हैं? तो अगर ऑप्शन की बात करें तो मगो अस्तंग कांगड़ी, दूसरा नंदा देवी, तीसरा साल्टोरो कांगड़ी और चौथा कामेट होगा। तो इन प्रश्नों में से इस प्रश्न का उत्तर कामेट होगा। यानी कामेट एक ऐसा भारतीय पर्वत है जो कि पिरामिड की तरह दिखता है और इसी पे 2 समतल शिखर भी पाए जाते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी सही है। अच्छा, अगर इन ऑप्शंस में बात करें तो मुझे 2 नाम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे। पहला जो कि इस प्रश्न का उत्तर है यानी कि कामेट, और दूसरा नंदा देवी जो कि हाल ही में बहुत ही ज़्यादा चर्चे में रहा है। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट के बारे में मैं आपको जरूर बताता हूँ। नेक्स्ट देखिए, बात अगर कामेट पर्वत की करें तो सबसे पहले जो इसकी ऊंचाई है वो 7,756 मीटर है। ठीक है, देख लीजिए, मैं हर एक पॉइंट को पॉइंट वाइज करके बता रहा हूं ताकि आप लोगों को समझने में किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। पॉइंट नंबर 2 की बात करें तो भारत में तीसरा सबसे ऊंचा शिखर है कौन सा? कामेट, जबकि विश्व का 29वां सबसे ऊंचा शिखर है। ठीक है, सबसे पहले मैंने इसकी ऊंचाई को बताया, उसके बाद इसकी रैंकिंग में बताया हाइट की तुलना में। भारत के गढ़वाल क्षेत्र में नंदा देवी पर्वत के बाद सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कामेट पर्वत है। तीसरा पॉइंट हो गया। पॉइंट नंबर 4, यह उत्तराखंड के चमोली जिला में तिब्बत की सीमा के निकट स्थित है। तो इससे एक प्रश्न पूछ सकता है। क्या पूछेगा प्रश्न कि कामेट पर्वत भारत के किस राज्य में पाया जाता है? तो आपका जो उत्तर होगा वो उत्तराखंड होगा। हो सकता है अगर क्वेश्चन को ज़्यादा डीप में पूछे तो हो सकता है उसके जिले को भी पूछ दे। तो उत्तराखंड के जिले में कामेट पर्वत जो है वो फैला हुआ है और इसकी सीमा जो है वो तिब्बत की सीमा के निकट तक स्थित है। और इसकी सबसे जो खास बात है जिसके आधार पे इस सेशन के प्रश्न को तैयार किया गया है तो वो क्या है कि देखने में यह एक विशाल पिरामिड जैसा दिखाई देता है जिसपे एक चपटे शिखर, 2 चोटियां भी हैं। तो ये सारी की सारी जानकारियां जो है वो कामेट पर्वत के बारे में है। इसके ऊंचाई को आप जरूर याद कर लें। अब बात नंदा देवी की है तो मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। नंदा देवी भारत की दूसरी एवं विश्व की 23वीं सर्वोच्च चोटी है। ठीक है, अच्छा, जब भारत की दूसरी सबसे ज़्यादा ऊंची चोटी है तो पहली कौन सी है? तो इससे भी ऊंची चोटी हम लोग जानते हैं और मैं जानता हूं कि इसके बारे में मुझे ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं उसके नाम को। उसका जो नाम है वो भारत का कंचनजंगा है। भारत का सबसे ऊंचा चोटी कंचनजंगा है, उसके बाद वो नंदा देवी है। ठीक है, अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो 7,816 मीटर होगा। अच्छा, मैंने क्या कहा कि कंचनजंगा जो है वो भारत का सबसे ऊंचा चोटी है। तो आप लोगों को अगर इसके बारे में पता है तो इसके हाइट मतलब कि इसकी जो ऊंचाई है उसे आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। नेक्स्ट पॉइंट, नंदा देवी शिखर हिमालय पर्वत श्रृंखला में भारत के उत्तराखंड राज्य में पूर्व में गौरी गंगा और पश्चिम में ऋषि गंगा घाटियों के बीच स्थित है। तो ये 3 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिससे प्रश्न बन सकते हैं।
तो इसीलिए मैंने आप लोगों को बता दिया। वैसे भी हम लोग जानते हैं कि नंदा देवी का जो ग्लेशियर है वो हाल ही में पिघल गया था, जिसके कारण हम लोगों को और हम लोगों से भी ज़्यादा उत्तराखंड के लोगों को त्रासदी को झेलना पड़ा है। ठीक है, तो हो सकता है कि इससे प्रश्न पूछ दे, इसीलिए मैंने आपको बता दिया। अब क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस मंदिर में वास्तुकला की पंचायतन शैली है? काशी विश्वनाथ मंदिर, सूर्य मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर और दशावतार मंदिर। तो अगर इस प्रश्न के उत्तर की बात करें तो इसका उत्तर दशावतार मंदिर होगा। यानी कि दशावतार मंदिर को जो बनाया गया है उसमें पंचायतन शैली का प्रयोग किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन डी सही है। अब बात यहाँ पे पंचायतन शैली है, तो इसके बारे में मैं आपको जरूर बताऊंगा, क्योंकि अगर आप लोगों को यही पॉइंट नहीं पता रहेगा तो आप लोग जो है इसका उत्तर कैसे देंगे, है ना। तो चलिए पहले मैं आपको इसको बता देता हूँ, हालांकि मैंने इसके उत्तर को आपको पहले ही बता दिया है। बात पंचायतन शैली की है, तो एक ऐसा मंदिर जिसमें एक केंद्रीय पूजा स्थल हो। मान के चलिए एक मंदिर है जिसमें एक केंद्रीय पूजा स्थल हो और उसके इर्द गिर्द यानी कि चारों ओर पूजा स्थल हो, इस प्रकार के कि मंदिर को वास्तुकला का पंचायतन शैली से निर्मित मंदिर माना जाता है। अब मुझे लगता है समझाना पड़ेगा। मैंने क्या कहा कि एक केंद्रीय पूजा स्थल होगा और उसके चारों ओर, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो, नॉर्थ वेस्ट हो, साउथ ईस्ट हो और साउथ वेस्ट हो, तो इन चारों पॉइंट को आप देख सकते हैं कि ये पूजा स्थल है, ये मुख्य पूजा स्थल है और ये जो चारों साइड हैं वो मतलब कि अन्य पूजा स्थल है। तो अगर इस तरह से किसी मंदिर का निर्माण किया गया है तो उसे जो है बोलेंगे कि इस मंदिर का निर्माण पंचायतन शैली के प्रयोग से किया गया है, और इसी के बारे में अभी इस प्रश्न में पूछ रहा था। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस तारीख को पारित किया था? 15 दिसंबर 2029, 1929, 19 दिसंबर 1929, 26 दिसंबर 1929, 21 दिसंबर 1929। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो ऑप्शन बी होगा। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो है वो 19 दिसंबर 1929 को पारित किया था। अच्छा, जब इस पॉइंट की बात हो ना तो मैं आप लोगों को एक बहुत ही बढ़िया पॉइंट बताने वाला हूँ, जो कि आप लोगों को जानने के बाद हो सकता है अगर आपको पहले से पता नहीं है तो खुशी होगी, और अगर आप लोगों को पता है तो अच्छी बात है। देखते क्या मैं आपको बताने वाला हूँ। 19 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव घोषित किया गया था। तो इस प्रश्न से तो ये तो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन इसकी सार्वजनिक घोषणा 26 जनवरी 1930 को हुई थी, और इसी कारणवश हम लोगों का संविधान को 26 नवंबर 1949 में बन जाने के बावजूद भी इसे 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया था, ताकि यहाँ पर जो है वो 26 तारीख को याद किया जा सके। ठीक है, हुआ क्या था कि आप लोग जो हैं इस पॉइंट को आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु द्रव्यमान बढ़ाने के क्रम में किस वैज्ञानिक ने तत्वों का आवर्त सारणी की व्यवस्था किया है? रॉबर्ट बॉयल, हेनरी मोशेलो, दिमित्री मेंडलीव और विलियम रामसे। मैंने क्या किया है, क्वेश्चंस को इंग्लिश में भी लिख लिया है, क्योंकि ये एक फॉरेनर नेम्स हैं जो कि हो सकता है आप लोगों को प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो, इसलिए मैंने आपको दोनों भाषा में इसे उपलब्ध कराया है। हालांकि अगर इस क्वेश्चन नंबर 4 के उत्तर की बात करें तो इसका उत्तर दिमित्री मेंडलीव होगा। अच्छा, अब बात दिमित्री मेंडलीव की है और आवर्त सारणी, जिसे हम लोग इंग्लिश में पीरियोडिक टेबल कहते हैं, तो उसके वर्ष के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। दिमित्री मेंडलीव ने वर्ष 1869 में, कब? 1869 में, हो सकता है अगले बार यानी कि आने वाले जो एग्जाम्स हैं उसमें क्या करेगा कि 1869 के बारे में आपको पूछ देगा कि किस वर्ष जो है वो परमाणु द्रव्यमान बढ़ाने के क्रम में दिमित्री मेंडलीव ने तत्वों की आवर्त सारणी को तैयार किया था। ठीक है, तो 1869 में अपनी पहली पीरियोडिक टेबल को बनाया था, जो कि बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के आधार पर था। तो यही मैं इस पॉइंट से बताना चाहता था। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा निम्नलिखित में से किस स्मारक को राष्ट्रीय विरासत स्मारक के रूप में अधिसूचित नहीं किया गया? तो अगर आप इस प्रश्न के ऑप्शंस की बात करें तो आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि इस प्रश्न में ऑप्शन ए एक ऐसा ऑप्शन है जो कि इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन ए यानी कि जिंजी फोर्ट विलुपुरम डिस्ट्रिक्ट जो कि तमिलनाडु में है, यही इस प्रश्न का उत्तर होगा, क्योंकि इसे जो है वो राष्ट्रीय विरासत स्मारक में शामिल नहीं किया गया है। अच्छा, किसके द्वारा नहीं किया गया? तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के द्वारा। तो मैं आपको इसके बारे में बता देना चाहता हूँ, ये है क्या? तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की बात करें तो इसे इंग्लिश में जो है वो ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया बोला जाता है। सबसे पहला पॉइंट की बात करें तो यह भारत का एक वैज्ञानिक एजेंसी है और इसकी जो स्थापना हुई थी वर्ष 1851 में हुआ था। यह एक ऐसी एजेंसी है जो कि खान मंत्रालय के अंतर्गत आता है। खान मंत्रालय का मतलब, कहने का मतलब है कि मिनिस्ट्री ऑफ कोलिंग और माइनिंग मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये आता है। कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, केरोसिन हो गया, जितने भी मतलब खान से संबंधित चीज़ें वो इस मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। तो इसीलिए इस जो है एक वैज्ञानिक एजेंसी है वो इसी का भाग माना जाता है और है भी। पॉइंट नंबर 4 की बात करें तो विश्व के सबसे पुराने संगठनों में से एक है और भारत के सर्वेक्षण संगठन के बाद दूसरा सबसे पुराना सर्वेक्षण संगठन है। तो यहाँ पे भारत के सर्वेक्षण संगठन कहने का मतलब है कि सर्वे ऑफ इंडिया के बाद ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक ऐसा वैज्ञानिक एजेंसी है जो कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा वैज्ञानिक एजेंसी है। अच्छा, इस प्रश्न से एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बनता है तो मैं आप लोगों को उसे भी बता देता हूँ। वो क्या है कि हमारे देश भारत में अभी तक कुल 34 राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक हैं जो कि हम लोगों को अवश्य घूमना भी चाहिए, क्योंकि घूमने के साथ साथ हम लोगों को पढ़ाई करनी चाहिए ताकि हमारा जो माइंड का सेटअप है वो कंट्रोल रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 29 दिसंबर 2019 को झारखंड के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली थी? तो मैंने आज आप लोगों को वीडियो के शुरुआत में ही बताया था कि एग्ज़ाम कब लिया गया, तो 13 अक्टूबर 2020 को। करंट अफेयर्स किस डेट से पूछ रहा है आप लोगों को सीधा पता चल जाएगा, यानी कि लगभग 10 महीना पहले का करंट अफेयर्स पूछा है। क्या पूछा है कि 29 दिसंबर 2019 को झारखंड के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ किसने लिया था? तो हालांकि जो इसका जो उत्तर होगा वो हेमंत सोरेन होगा। अच्छा, इसी प्रश्न को घुमा के कैसे पूछता कि 29 दिसंबर 2019 को झारखंड के हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है, वो किस नंबर के मुख्यमंत्री हैं? तो आपका उत्तर क्या होगा कि 11वें नंबर के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन सी सही है। अच्छा, यहाँ पर मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहूँगा, ठीक है, कि वो क्या है कि झारखंड के और इसके साथ साथ अन्य जो मुख्यमंत्री हैं उसके बारे में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को अभी हाल फिलहाल में जो है इसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। प्रश्न ये है कि हाल फिलहाल में अभी किस राज्य के मुख्यमंत्री ने त्याग पत्र दे दिया है और उसके स्थान पे किस ने उस राज्य के मुख्यमंत्री के पद को संभाला है? आप लोगों को दोनों के प्रश्नों के उत्तर को आप लोगों को देना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। अगला पॉइंट, ऑयल ऑफ विट्रोइल का रासायनिक नाम क्या है? मिथाइल अल्कोहल, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड। तो अगर ऑयल ऑफ विट्रोइल की बात करें तो ऑयल ऑफ विट्रोइल का जो रासायनिक नेम यानी कि केमिकल नेम है वो सल्फ्यूरिक एसिड है। तो इस तरह से तो प्रश्न पूछे ही जाते हैं, आप लोग इस तरह के प्रश्न रिवाइज करके जाएंगे भी, लेकिन छूट क्या जाएगा, हो सकता है अगले एग्जाम में आप लोगों को सल्फ्यूरिक एसिड का सीधा जो है वो केमिकल फार्मूला पूछ दे। तो क्या होता है उसका फार्मूला? H2SO4। नेक्स्ट पॉइंट, DASB में ए का पूर्ण रूप क्या है? अर्थमेटिक, अराउंड, एक्सेस और एक्सेसिबल। मैं तो इस प्रश्न का उत्तर जानता हूं, लेकिन आप लोगों को इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले DASB का फुल फॉर्म आप लोगों को पता होना चाहिए। तो मैं पहले आप लोगों को इसके फुल फॉर्म को बता देता हूं, उसके बाद आप लोग जो है इस प्रश्न के उत्तर को आसानी से दे सकते हैं।
क्या है? DASB का फुल फॉर्म डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस है। तो ए के स्थान पे यहाँ जो है वो एक्सेस है। तो अगर इन 4 ऑप्शंस में से बात करें तो ऑप्शन नंबर सी के पास एक्सेस है। तो DASB में ए का पूर्ण रूप जो है वो एक्सेस है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग को सारी पॉइंट्स समझ में आ रही है। नेक्स्ट पॉइंट, तिब्बती नववर्ष की शुरुआत किस त्योहार में होती है? लोसार, सागर दास, ओंगकोर महोत्सव और शोटन महोत्सव। तो अगर इस प्रश्न की बात करें तो इसका जो उत्तर होगा वो लोसार होगा। अब क्यों होगा और क्या है लोसार त्योहार, मैं आपको बताता हूँ। तिब्बती नववर्ष की शुरुआत लोसार त्योहार से होती है और यह खासकर भारत, नेपाल, तिब्बत, सिक्किम और भूटान में मनाया जाता है। तो इसीलिए जो है हमारे केंद्र सरकार के द्वारा इसे और इस पर विशेष ध्यान नहीं दी जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन ए जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बताने से पहले मैं एक और जो है वो अभी बताया था कि त्योहार है उसके बारे में बताने देना चाहता हूँ, और उस त्योहार का नाम सागा दावा है। सिक्किम के लिए एक अनुरोध महीना है जिसमें हम लोग जो है, हालांकि सिक्किम के नागरिक इसको फॉलो करते हुए किसी भी प्रकार का झूठ नहीं बोलना है, किसी भी प्रकार का लोगों को हानि नहीं पहुंचाना है। तो ये सभी चीज़ें जो है वो शुभ चीज महीना को मानकर उन लोगों के द्वारा नहीं किया जाता है। हालांकि वो वैसे ही लाइट हार्टेड और काइंड हार्टेड होते हैं, हम लोग जानते हैं। चलिए खैर कोई बात नहीं। इसे तिब्बती कैलेंडर के चौथे महीने में मनाया जाता है। किसे? सागा दावा को। और जब सागा आकाश में दिखाई देता है तब का फोटो भेजो, ठीक है। तो आप लोगों को ये जो पॉइंट पूछे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि सागा त्योहार में होता क्या है कि तिब्बती कैलेंडर के चौथे महीने में मनाया जाता है। सबसे बड़ी खासियत आप लोग देखिएगा कि जब भी आप लोगों का गेट खुले तब ये जो बच्चे हैं आप लोगों के घर तरफ जरूर ध्यान आकर्षित करेंगे कि पहले कुछ और था और अब कुछ और है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो इसकी जो शुरुआत की गई थी वर्ष 1991 से 1992 में की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन बी सही है। अब बात राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की है, तो ये तो है वो एक ऐसा टॉपिक है यानी कि एवरग्रीन टॉपिक है। इससे आए दिन एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते थे और पूछे जाएंगे भी। तो इसका जो उत्तर होगा वो 1991 टू 1992 होगा। अब बात राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की है, तो यह भारत सरकार की तरफ से खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च खेल सम्मान है। और इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो आज ही के दिन यानी कि 1991 में 1991 से 22 के बीच हुई थी। इसे युवा और खेल मंत्रालय के द्वारा पुरस्कृत किया जाता है। यानी कि अगर मुझे, मैं मान लेता हूँ कि अगर मुझे राष्ट्रीय गांधी खेल रत्न पुरस्कार, राजकीय गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा तो हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग जाएंगे। इस पुरस्कार के विजेता को 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। इस पुरस्कार के पहले विजेता विश्वानंद आनंद है जो कि चेस के खिलाड़ी हैं। वर्ष 2020 में इस पुरस्कार से 5 खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया। तो अगर आप लोगों को लास्ट प्रयास करता हूं कि अगर आप लोगों को लास्ट नेम याद होगा तो आप लोग देख कर भी एक एक करके कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। चलिए यहीं पे हमारा ये वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं इसी वीडियो के अगले पार्ट में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।